नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर हेमंत और आप देख रहे हैं लर्निंग रीति। यह अध्याय एक कक्षा 11 भौतिकी का द्वितीय सेक्शन है और इसमें आज हम डिस्कस करेंगे भौतिकी का प्रयोजन तथा उत्तेजना। प्रयोजन का मतलब है स्कोप और उत्तेजना का मतलब है एक्साइटमेंट। तो आइए देखते हैं आज के लेक्चर में क्या है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि भौतिकी के जो प्रमुख क्षेत्र, तो भौतिकी को मुख्यतः दो डोमेन्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें हम बोलेंगे एक है स्थूल, जिसे हम मैक्रोस्कोपिक डोमेन बोलते हैं, और दूसरा है सूक्ष्म। सूक्ष्म मतलब माइक्रोस्कोपिक। तो आइए इसके बारे में विस्तृत रूप से देखते हैं। तो जैसा कि हमने कहा कि इसे दो भागों में विभाजित किया गया, मैक्रोस्कोपिक स्थूल क्षेत्र और माइक्रोस्कोपिक मतलब सूक्ष्म क्षेत्र। तो ये व्यापक रूप से पूरी भौतिकी को आप विभाजित कर सकते हैं और इसे इस आधार पर बताया गया है जैसे बहुत सारे वस्तुएं हैं और ऑब्जेक्ट हैं, जो घटनाएं हैं जिसे हम वस्तुओं को फिजिकली देख सकते हैं। जैसे वो बड़ी इनफ है, जैसे खगोलीय हुआ, पिंड हुए, चंद्रमा, ग्रह, बहुत सारे स्टार हुए, ये खगोलीय क्षेत्र में आते हैं। और बहुत सारे वस्तुएं हैं जैसे बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स जो हमारे आसपास और सामने चलते फिरते दिखाई देते हैं, ये सारे हमारे मैक्रोस्कोपिक डोमेन के अंतर्गत में अध्ययन किए जाते हैं। जैसा कि हमने बोला, पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों तरफ और चंद्रमा द्वारा पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर, इस प्रकार अन्य सारे ग्रह एक दूसरे के चक्कर लगाते हैं। ये सब खगोलीय पिंड हैं। और बहुत सारे स्थलीय ऑब्जेक्ट, जैसे आप साइकिल से जा रहे हैं, मोटरसाइकिल से जा रहे हैं, बहुत कोई बाल फेंकी जा रही है, वो गिर रही है, कोई वस्तु ऊपर से नीचे गिराई जा रही है, सब जो है जिसे हम देख सकते हैं फिजिकली अपने आँखों से, उसे हम माइक्रोस्कोपिक डोमेन के अंतर्गत हम उसके बारे में अध्ययन करते हैं। सूक्ष्म क्षेत्र में हम बात करें तो परमाणु होते हैं, उनकी संरचना, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, वो एक दूसरे से कैसे आपस में इंटरेक्ट करते हैं, इसके बारे में जो अध्ययन होता है उसे हम माइक्रोस्कोपिक डोमेन के अंतर्गत में अध्ययन करते हैं। तो यह व्यापक रूप से अगर हम बात करें तो डिफरेंस जो फिजिक्स के दो डोमेन्स हैं, मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक। तो अगर हम इन डोमेन के आधार पर अगर हम विभाजित करें तो इसे हम दो मुख्य भागों में विभाजित करते हैं। एक है चिरसम्मत भौतिकी, जिसे हम क्लासिकल फिजिक्स भी कहते हैं, और दूसरा है क्वांटम भौतिकी या क्वांटम फिजिक्स। तो स्थूल पैमाने के जो मैक्रोस्कोपिक डोमेन के जो स्टडी होते हैं उनको हम क्लासिकल फिजिक्स या चिरसम्मत भौतिकी के अंतर्गत में हम अध्ययन करते हैं। और जो बहुत ही सूक्ष्म है, जिसे हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं पूरी तरीके से, उसके बारे में जो हम अध्ययन करते हैं वो क्वांटम फिजिक्स के अंदर में करते हैं। तो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि क्यों भौतिकी ही है तो इसको दो भागों में अध्ययन करते हैं। इसके दो भागों में विभाजित करने का मतलब रीजन क्या है, क्या कारण है इसका ऐसा करने का। तो इसका मुख्य कारण यह है, जैसे आप आने वाले अपने विभिन्न अध्यायों में और आगे भौतिकी में जब आप आगे पढ़ेंगे तो आपके सामने वो निश्चित रूप से आएगा। पर फिलहाल अभी के लिए हम इतना बताना चाहेंगे कि क्लासिकल फिजिक्स और क्वांटम फिजिक्स में डिफरेंस है। और डिफरेंस क्या है कि जो थियरीज हैं, जो ना कॉन्सेप्ट हैं, वो लेट्स से वो कॉम्प्लिकेटेड होती जाती हैं। जैसे वो सूक्ष्म अवस्था में उनके जो टर्म्स कंडीशंस होते हैं वो थोड़े डिफरेंट होते हैं, और मैक्रोस्कोपिक डोमेन में वो थोड़े डिफरेंट होते हैं। और जो भौतिकी के जो नियम हैं, जो हाइपोथेसिस हैं, जो हाइपोथेसिस अभी हम आगे इस लेक्चर के में चर्चा करेंगे, हाइपोथेसिस, एक्सियम और उनके महत्व के बारे में। बट यहाँ पे इंट्रोडक्शन के रूप में मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो हाइपोथेसिस होते हैं, जो कॉम्प्लिकेशंस एडेड होते हैं, वो इक्वेशंस में जो थियरी, जो मॉडल्स जो दिए जाते हैं, वो एक निश्चित उनका एक निश्चित वैलिडिटी क्षेत्र होता है जिसमें वो वैलिड होते हैं। और इस प्रकार से अगर हम स्थूल की बात करें तो उस रेंज में जो वैलिडिटी होगी उसको हम चिरसम्मत भौतिकी के अंतर्गत में अध्ययन करेंगे। और जो थियरीज और लॉज हो गए उसके जो कंडीशंस हम फॉलो करेंगे उसके द्वारा इनके समस्याओं को हल करेंगे। क्वांटम फिजिक्स में जहाँ पे जो क्लासिकल फिजिक्स के थियरी हैं वो प्रभावी नहीं है, वो अच्छे से वहाँ पे एक्सप्लेन बातों को नहीं करती हैं, तो उसमें हम बहुत सारे मॉडिफिकेशन और एडिकेशन किए गए और उसके परिणाम स्वरूप नए थियरीज और एक्सप्लेनेशन दिए गए, जिससे उनकी जो सीमा है, उनका जो सीमा है वो दायरा बढ़ा, उनकी एप्लीकेबिलिटी का दायरा बढ़ा और उन्हें हम क्वांटम मैकेनिक्स के अंतर्गत में
स्टडी करने के योग बनाया, और उससे जो माइक्रोस्कोपिक सूक्ष्म वस्तुओं के बीच जो इंटरेक्शन होता है जिसे हम नंगी आंखों से नहीं देखते हैं, उनको एक्सप्लेन करने के लिए जो भौतिकी का नियम और कानून बनाया गया उन्हें निश्चित रूप से हम क्वांटम मैकेनिक्स में पढ़ते हैं। तो आप इसके बारे में बहुत अधिक डिटेल में आगे आप पढ़ेंगे, बट आई थिंक इतना आपके बिगनिंग के लिए इतना इनफ होगा कि क्लासिकल फिजिक्स और क्वांटम फिजिक्स में जो थियरी प्रिंसिपल हैं वो सेम होंगे, लेकिन जो उनका कंडीशंस हैं, जो दायरा है, उसकी वजह से जो मॉडल्स में जो हाइपोथेसिस है उसमें जो मॉडिफिकेशन किया गया उससे उनको एप्लीकेबल बनाया गया, ताकि जो अल्टीमेटली हम नेचर को डिकोड कर पाएँ, उनको अच्छे से समझ पाएँ उन डिफरेंट वैलिडिटी रेंज में। अब आप देखें जो जैसा कि हमने कहा कि इसे दो मुख्य भौतिकी के भागों में बांट दिया, क्लासिकल फिजिक्स, क्वांटम फिजिक्स। अब चिरसम्मत भौतिकी के भी बहुत सारे उपभाग हैं, जैसे हम मैकेनिक्स की बात करें, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, ऑप्टिक्स, थर्मोडाइनमिक्स और बहुत सारे सब्जेक्ट आएंगे। ये मुख्य रूप से कुछ व्यापक रूप से आप पढ़ेंगे आपके इंटरमीडिएट भौतिकी में, तो हम उसके बारे में बात करते हैं यहाँ पे। तो अगर हम बात करें कि ये जो विभिन्न भाग हैं, इसमें हम एरिया डिवाइडेड है कि इसमें हम कौन से क्षेत्रों के बारे में, घटनाओं के बारे में पढ़ते हैं। तो अगर हम मैकेनिक्स या आंतरिकी की बात करें, तो जैसे आप देखें कि जैसे कोई रॉकेट जाता है तो उसके पीछे जो गैस का जो ये जेट निकलते हैं, उसकी वजह से जो रॉकेट का प्ररोदन होता है या प्रोपल्सन भी आप कहते हैं अंग्रेजी में, तो वो जो है वो आंतरिकी के अंतर्गत आता है। अगर आप बात करें कि पानी की तरंगे, हवा की तरंगे, पानी की तरंगे, ये सब हम यांत्रिकी के अंतर्गत पढ़ते हैं। अगर आप तराजू की बात करें जहाँ पे आप वेट के लिए यूज करते हैं, ये भी यांत्रिकी के अंदर, मैकेनिक्स के अंदर हम स्टडी करते हैं। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोडायनेमिक्स की। तो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स हमारे आवेश से संबंधित है, जहाँ पे हम चुंबकीय पदार्थों का, चुंबकीय निकायों का, विद्युत गतिकी से जुड़े प्रश्नों और समस्याओं का समाधान करते हैं। और इसके अलावा जैसे हमारे घरों में बिजली आती है, विद्युत धारा, तो प्रत्यावर्ती विद्युत धारा, जो हमारे डायरेक्ट करंट भी होते हैं, स्थिर धाराएं होती हैं, बहुत सारे मोटर आप देखते हैं पानी चढ़ाने के लिए, डैम में जो बिजली पैदा करने के लिए यूज किया जाती है, वहाँ पे जो मोटर होते हैं, ये सारी जो घटनाएं हैं, रेडियो तरंगें, ये सब विद्युत गतिकी की समस्याएं हैं, जिसे आप निश्चित रूप से अपने आने वाले अध्यायों में पढ़ेंगे और उसके बारे में और डिटेल में जानेंगे। प्रकाशिकी ऑप्टिक्स के अंतर्गत आप माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप के बारे में पढ़ेंगे, जहाँ पे ऑप्टिक्स से रिलेटेड मैग्नीफिकेशन और ऑब्जेक्ट को बड़ा करके देखना, ये सब चीज़ें उसके अंतर्गत आती हैं। थर्मोडायनेमिक्स, यहाँ पे डायनेमिक्स या उष्मा गतिकी है, लेकिन ये एक्चुअली मैकेनिक्स जैसा गतिकी नहीं है। यहाँ पे हम आंतरिक ऊर्जा, एंट्रोपी और तापमान और उष्मा का ट्रांसफ़र एक माध्यम से दूसरे माध्यम, इससे संबंधित घटनाओं के बारे में पढ़ते हैं और उससे रिलेटेड प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन और फिनोमेना को एक्सप्लेन करने के लिए उपयोग में लाई जाती है। तो इसके बारे में भी आप पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक्स पार्ट में, और हम देखेंगे वहाँ पे कैसे एंट्रोपी, इंटरनल एनर्जी या आंतरिक ऊर्जा और इससे संबंधित जो कार्य किया जाता है सिस्टम द्वारा किया जाता है, सिस्टम पर किया जाता है, उससे कैसे डिवाइड किया जाता है और उससे कैसे सिद्धांत बनाए जाते हैं और उसे बहुत सारे अप्लाइड एरियाज में यूज किया जाता है। और इसी प्रकार क्वांटम फिजिक्स की और क्वांटम भौतिकी की बात करें तो इसमें जैसा कि मैंने कहा कि ये फिजिक्स सेम है, लेकिन उनका जो उसमें मॉडल्स में और जो उनके एक्सियम्स, हाइपोथेसिस है, उसमें जो मॉडिफिकेशन किए गए उसकी वजह से जो इम्प्रूवमेंट आया, उनका दायरा बढ़ा, उससे बहुत सारे नेचर की घटनाओं को एक्सप्लेन किया जा सका जो उस क्लासिकल फिजिक्स से एक्सप्लेन नहीं किया जा रहा था, नहीं किया जा सकता था। तो जो मॉडिफिकेशन हुए उस मॉडिफिकेशन से बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन की गई। तो इसमें भी यांत्रिकी, विद्युत यांत्रिकी, प्राकृतिकी, उष्मागतिकी और परमाणु भौतिकी, आणविक भौतिकी, ये सब टर्म्स आ जाते हैं और वहाँ पे हम क्वांटम ऐड कर देते हैं, जिससे हमारा क्वांटम का मतलब हुआ कि जो हम, जैसा कि मैं हाइपोथेसिस में और जो थियरीज में जो प्रिंसिपल्स दिए गए उसमें जो मॉडिफिकेशन किए गए ताकि वो उनको एप्लीकेबल भी आ जाए, नए सिद्धांत बनाए गए, वो एक्चुअली
उस रेंज में जो स्मॉल रेंज है, सूक्ष्म एरिया है, माइक्रोस्कोपिक डोमेन है, उस रेंज में वो वैलिड है। जबकि उसे आप क्लासिकल ऑब्जेक्ट्स पे लगाएं तो आपको वो चीज़ें शायद उस रिजल्ट को एक्सप्लेन ना कर पाएँ। तो जैसा कि हमने देखा कि भौतिकी में हम खगोल पिंडों से लगा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तक की बात कर रहे हैं, उनसे रिलेटेड समस्याओं का हल करते हैं, उससे रिलेटेड गतिविधियों और फिनोमेना को पता करने का प्रयास करते हैं। जैसे कि अगर हम मान लें कि इलेक्ट्रॉन की ही आप बात कर लें तो आप बात करेंगे कि 10⁻⁻14 मीटर से रेडियस से रेंज में आप जाएं, और बहुत से बड़े खगोलीय पिंड की बात करें तो उनका डायमेंशन ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻26 मीटर है। तो आप देखें कि फिजिक्स में हम कितने सूक्ष्म से लगाए कितने बड़े ऑब्जेक्ट तक की बात कर रहे हैं। और अगर वेट की बात करें तो इलेक्ट्रॉन का वेट अगर हम बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन का जो वेट है वो 10⁻30 किलोग्राम के ऑर्डर का है, और सबसे नॉन हैवी ऑब्जेक्ट जो है वो 10⁻55 किलोग्राम का है। सो दिस इज़ द रेंज। अगर हम बात करें कि इतने बड़े रेंज में फिजिक्स आता है, तो ऐसा नहीं है कि एक नियम से आप सबसे छोटे से छोटे सूक्ष्म भाग को भी एक्सप्लेन कर देंगे और बड़े से बड़े। ऑफ कोर्स जो फिजिक्स की टेंडेंसी है वो यूनिफाइड थियरी की तरफ है, लेकिन अभी हम उस चरम तक नहीं पहुंच पाए हैं। लेकिन निश्चित रूप से हम अपने सिद्धांत और नियम जो दिए जाते हैं, जिसमें समय समय से संशोधन होता है और उनमें विकास होता है, और उसे विभिन्न नेचर में होने वाली घटनाओं को एक्सप्लेन करने का प्रयास करते हैं, जैसा कि आप हमने हमारे पिछले लेक्चर में देखा है। और इसी प्रकार अगर समय की बात करें तो आप लाइट स्पीड जो है सबसे हाईएस्ट स्पीड है किसी नॉन ऑब्जेक्ट एंटाइटी के लिए, तो 10⁻8 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकंड है। तो अगर इसमें आप सबसे छोटे ऑब्जेक्ट के और इससे सबसे बड़े ऑब्जेक्ट के से आप डिवाइड कर दें तो आपका सम है 10 तो कहीं आपको मिलेगा 10⁻22 सेकेंड। इतने कम इंटरवल समय की बात करते हैं, और सबसे बड़ा समय होगा 10⁻18 सेकेंड। सो आप देख सकते हैं कि समय का रेंज और वजन का रेंज और दूरी और डायमेंशन का रेंज, कितने छोटे से छोटे आइटम से लेकर कितने से बड़े बड़े आइटम को डील करना है। तो उसी प्रकार से उनका जो दायरा है, उससे जो फिजिक्स है, जो मॉडल्स है, जो एग्जाम्स है, वो चेंज होते जाते हैं, और उस हिसाब से उनको समझने की आवश्यकता है। तो जैसे आप फिजिक्स में आगे बढ़ेंगे, चीज़ों को समझेंगे, नियम को समझेंगे, तो आपको ये एक्सपीरियंस आएगा कि कैसे कौन सा नियम कहाँ अप्लाई होगा, कौन सा नहीं होगा। और ये फिजिक्स में ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आप जो नियम लगाते हैं वो दिए हुए कंडीशन के लिए वो एप्लीकेबल है कि नहीं। इसके लिए आपको फिजिक्स के नियम को याद नहीं करना, मतलब उसको समझना है कि भाई ये इसकी वैलिडिटी को आप कैसे, कोई इक्वेशन है उसको यहाँ पे लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं। तो ये एक्सपीरियंस से आएगा जैसे आप फिजिक्स में आगे पढ़ेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे, सिद्धांतों को अच्छे से समझेंगे। एक सबसे महत्वपूर्ण विशेषता भौतिकी की ये है, और सबसे दिलचस्प है कि इसका जो अप्लाइड एरिया है। जैसे आप भौतिकी में बड़े बड़े नियमों की खोज की जाती है, सिद्धांतों का पता बनाए जाते हैं, बहुत सारे प्रयोगों से नए नए सिद्धांत और बनाए जाते हैं, और फिर उसको अप्लाइड एरिया में यूज़ किया जाता है, जहाँ से बहुत सारी इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी की प्रौद्योगिकी की शाखाएँ उभरती हैं, जहाँ से बड़े बड़े विकास होते हैं। अगर आप सिविल इंजीनियरिंग के बारे में, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात करें, या इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की बात करें, एस्ट्रोनॉमी की बात करें, सारे शाखाएं वहाँ से इमर्ज होती हैं, और वो इसे बहुत ही एप्लीकेबल और बहुत ही एक्साइटिंग बनाती हैं। जैसे कि आप एक ये जेट का एग्जाम्पल देख सकते हैं, जहाँ पे आज हम मंगल ग्रह पे जाने की बात कर रहे हैं और चंद्रमा पे गए हुए हैं। तो आप बात करें कि जैसे आज हम पृथ्वी से ऊपर तक जा रहे हैं, तो इसमें कितनी चीज़ें इन्वॉल्व हैं, एरोडायनेमिक्स इन्वॉल्व है, इलेक्ट्रॉनिक्स इन्वॉल्व है, मैकेनिक्स इन्वॉल्व है, सिविल इंजीनियरिंग इन्वॉल्व है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इन्वॉल्व है, सारे डोमेन आ रहे हैं, सारे अप्लाइड एरिया आ रहे हैं। और वो कहाँ से आए हैं? भौतिकी के जो सिद्धांत, नियम, जो विभिन्न प्रयोग किए गए, उनसे जो लर्निंग्स मिली, उसको इम्प्लीमेंट करके जो अप्लाइड एरिया में अप्लाई किया गया, और उसे आज हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं। और हम केवल पृथ्वी पर ही नहीं, हम पृथ्वी के बियॉन्ड चीज़ों को देखने का प्रयास कर रहे हैं, उसे एक्सप्लोर करने में आज सक्षम हो पा रहे हैं। तो ये तो हो गई हमारे स्कोप फिजिक्स, जिस यहाँ पे हमने देखा कि इसका रेंज स्मॉल माइक्रोस्कोपिक टू माइक्रोस्कोपिक कितना बड़ा रेंज है, और हमने एक्साइटमेंट भी देखा कि इसका मोस्टली अप्लाइड एरिया में कितना महत्व है, जो हमारे सोसाइटी के लिए कितना महत्वपूर्ण है। तो जैसा कि भौतिकी में हम हमेशा मॉडल, थियरी, एक्सियम और इसके बारे में बात करते हैं, तो आइए हम देखते हैं कि ये मॉडल का टर्म क्या है। ये आपको बार बार
फिजिक्स में सुनने को मिला, मॉडल है, ये मॉडल वो मॉडल। तो वो मॉडल का मतलब क्या है, उसका क्या महत्व है, तो आइए देखते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है भौतिकी में कि जो जो नियम है, भौतिकी के जो नियम है, उसको सटीक गणितीय समीकरणों के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, और यही भौतिकी का मूल है। मतलब आप कोई सिद्धांत देते हैं तो उसे आप निश्चित रूप से आप मैथमेटिकल फॉर्म में लिख सकते हैं, और अगर वो मैथमेटिकल फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं तो आप उसको एक्सप्लोर अप्लाई नहीं कर सकते। आपको फोरकास्ट करना है, मॉडल्स का यूज करना है, तो आप केवल थियरी के माध्यम से कोई एक्सप्लेन नहीं करेंगे, आप उसको गणितीय माध्यम से उसको हल करके, उस सब कंडीशंस को अप्लाई करके और डिराइव करके आप नए फेनोमेना के बारे में प्रिडिक्ट कर सकते हैं। और इसलिए कहा जाता है कि कोई भी मॉडल की बात करें तो हम गणितीय समीकरणों की बात करते हैं, जिसे गणितीय किसी भी सिद्धांत को एक गणितीय फॉर्म देना जब तक नहीं दिया जाता था तब तक वो सिद्धांत कंप्लीट नहीं है। अगर आप दूसरे शब्दों में कहें तो गणितीय समीकरणों का सटीक प्रयोग प्रकृति के नेचर को समझने के लिए, फिजिक्स को समझना, सिद्धांत बनाना और उसे गणितीय प्रतिरूप देना का जो प्रोसेस है वहाँ पे भौतिकी अपना पूरा संपूर्ण रूप लेती है। तो अब आप बात करें, जैसे हम कह रहे हैं कि मॉडल की बात कर रहे हैं, जहाँ पे हम भौतिकी के जो नियम है, जो हमने ऑब्जर्वेशन बनाया, जो फिजिकल ऑब्जर्वेशन फेनोमेना को देखा, उसे गणितीय प्रतिरूप दिया, तो ये इतना सिंपल नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप बहुत सी कॉम्प्लेक्स फेनोमेना के साथ देख के आप एक बार में उसका एक मैथमेटिकल मॉडल बना लेंगे। उसके लिए बहुत सारे जटिल प्रोसेस होता है, और सारे जटिलताओं को एक साथ लेके आप उसका मैथमेटिकल बनाने लगे तो यू विल बी लॉस्ट, मतलब आप खो जाएंगे कि कहाँ क्या कर रहे थे, क्या हो रहा है। तो सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल आपको हम देना चाहेंगे। अगर आप एक बेसबॉल की बात करें जो आप खेलते होंगे अपने घरों में, तो आप एक बेसबॉल की बात करें तो इस पर क्या लग रहा है, इस पर ग्रेविटी लग रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है, नीचे की तरफ लग रहा है। दूसरा क्या है, इसका मोशन इस डायरेक्शन में आप दे रहे हैं, और यहाँ पे क्या है, ये एयर में जा रहा है तो हवा का जो घर्षण है, ठीक है। और इसके साथ साथ ये बॉल जब आप फेंकते हैं तो ये स्पिन होते हुए जाती है। तो आप देखें कि कितने सारे कॉम्प्लिकेशन है। अब एक बॉल आप फेंके और इसके बारे में आपको इसका एक इसके गति को समझना और इसको एक मैथमेटिकल रूप देना है, तो आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान रखना है। हवा का घर्षण ध्यान रखना है, इसके स्पिन के बारे में ध्यान रखना है, इसके गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में ध्यान रखना है, और इसको लेके आप एक इक्वेशन बनाने चलें तो आपको इतने सारे वेरिएबल्स हो जाएंगे कि आपको समझ में नहीं आएगा कौन सा वेरिएबल कब कहाँ कैसे इंटरेक्ट कर रहा है, कैसे बिहेव कर रहा है। आप बहुत ही निश्चित रूप से प्रॉब्लम को बहुत कॉम्प्लिकेटेड कर देंगे। तो इसका सबसे सिंपलेस्ट अप्रोच ये है कि सबसे पहले आप इसका सिंप्लीफाइड रूप में लेके चलें। तो आप इसको सॉल्व करने के लिए आप पहले ये माने, मॉडल की अगर हम बात करें तो पहले आप इसे माने कि ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है। जैसे ही आप पॉइंट ऑब्जेक्ट इसे मानते हैं तो आपका जो ये हवा का जो घर्षण का जो प्रॉब्लम था, इसे आप कंसीडर करने की जरूरत नहीं होगी। तो आपने एक वेरिएबल को कम कर दिया इक्वेशन जब बनाने जा रहे हैं। दूसरा, आप जैसे ऑब्जेक्ट बहुत ही हैवी और उसका हाइट पर लेके जाते हैं तो जो गुरुत्वीय बल है उस पर जो फिजिकल टू m × तो मास पे डिपेंड करता है। तो जैसे ये पॉइंट ऑब्जेक्ट हो गया तो ये जो इसका वेरिएशन है वो अब उतना वेरिएबल नहीं होगा। तो हम जो इसका जो g होगा उसको ऑलमोस्ट जो फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स या फिजिकल टू mg, इसे हम ऑलमोस्ट कांस्टेंट मान सकते हैं, ठीक है। और हमें स्पिन के बारे में सोचना नहीं है, स्पिन का मतलब घूर्णन, ठीक है। तो आपने देखिए एक एजम्पशन आप लिए कि ये हम एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है और इससे आपने 3 वेरिएबल को कम कर दिया, और इससे ले करके आपने एक इक्वेशन बना सकते हैं कि एक पॉइंट ऑब्जेक्ट गिरती है तो क्या होता। अब इसके बाद आप कॉम्प्लेक्सिटी ऐड करिए। अब आपके पास एक इक्वेशन आ गया कि भाई एक ऑब्जेक्ट है, जैसे आपने न्यूटन का नियम जानते हैं, जब कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिराई जाती है और पॉइंट ऑब्जेक्ट है तो उसका जो इक्वेशन है तो उसको आप अप्लाई करते हैं। लेकिन अब उस इक्वेशन के बारे में हम देखेंगे आने वाले अध्याय में, हम वहाँ पे उसके बारे में चर्चा नहीं करते हैं। और अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि अब जटिलता ऐड करेंगे। तो कैसे ऐड करेंगे, अब यहाँ पे हम इसको अब मानेंगे कि अच्छा वहाँ पे अब हवा का घर्षण है तो वहाँ पे एक टर्म आ जाएगा घर्षण बल का जो कोफिशिएंट आ गया। फिर अब हम बात करते हैं कि उसका स्पिन था तो वहाँ पे मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम का टर्म आ गया। तो ऐसे जो एक इक्वेशन मान लीजिए y = mx + c, एक सिंपलेस्ट जो इससे एसोसिएटेड नहीं है और इसमें आपने
अल्फ़ा जेड बीटा गामा वाटेवर कांस्टेंट ऐड करते चले गए और उससे उसके इक्वेशन को मॉडिफाई करते चले गए और एक फाइनल इक्वेशन आपको मिलेगा। तो ये जो एक कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन आपको मिला, ये आप डायरेक्ट अप्रोच करते तो आप उस इक्वेशन तक पहुंच ही नहीं पाते, आप लॉस्ट हो जाते। और जैसा कि आपने एक एजम्पशन माना, वहाँ से एक दूसरे स्टेप पे गए, उससे कॉम्प्लिकेशन ऐड किया और उससे आपने एक फाइनल इक्वेशन बनाया। तो ये है अप्रोच, कैसे हम कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम को सिंपलर बना करके या फिर उससे कॉम्प्लिकेशन पार्ट में ऐड करते जाते हैं और एक वेरी नाइस और इफ़ेक्टिव इक्वेशन बनाते हैं। और वो मॉडल हम आने वाले बहुत से घटनाओं और बहुत सारे प्रोसेस को एक्सप्लेन करने में और डिराइव करने में उनका यूज करते हैं। तो ये तो पूर्ण रूप से मॉडल का कॉन्सेप्ट, जिसे हम फिजिक्स के सिद्धांतों को अप्लाई करने में, उन्हें एक्सप्लेन करने के लिए यूज करते हैं और बहुत सारे नए फिनोमेना को डिराइव करने के लिए यूज करते हैं। अब आती है दूसरा टर्म हम यूज करते हैं हाइपोथेसिस, एक्जियम। ये आप बार बार सुनेंगे हाइपोथेसिस। तो ये मॉडल हाइपोथेसिस और एक्जियम में डिफरेंस क्या है, ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फिर आप ये बाद में कंफ्यूज ना हो जाएं कि ये तो कहाँ से आ गया अचानक से। मतलब आप कॉन्सेप्ट की बात करें तो आप कॉन्सेप्ट बिल्ड कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं जो एज्यूम करनी पड़ती हैं कि वो सही है, सेल्फ एविडेंट ट्रूथ है। अगर आप नहीं एविडेंट करते हैं तो आप एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते हैं, और आप सर्टेन चीज़ एज्यूम करके आप कुछ आगे उससे डिराइव थियरी करते हैं, उससे बहुत सारी घटनाओं को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो बहुत सा में ऐसा होता है कि जब आपको चीज़ों को मानना पड़ता है, वो एक्चुअली में आप प्रूव नहीं कर सकते हैं, बट आप उसको वेरीफाई करेंगे, पहले उस पर अपने मॉडल्स इक्वेशंस बनाएंगे और उससे उसको अप्लाई करेंगे और देखेंगे वो वेरीफाई हो रहा है कि नहीं, लेकिन आप उसको प्रूव नहीं कर सकते हैं। उसने आपने एक एविडेंट ट्रूथ मान लिया कि हाँ ये सही है, तो क्या होगा और क्या उससे हम घटनाओं को एक्सप्लेन कर पा रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण एग्जांपल हम इस के संबंध में हम देना चाहेंगे कि गुरुत्वाकर्षण की बात करें तो अगर हम ये मान लें कि जो दो ऑब्जेक्ट हैं यहाँ पे m1 एंड m2 हैं, तो इनके बीच अगर जो फोर्स है वो प्रोपोर्शनल टू जो इनके मास है उनके प्रोपोर्शनल के मल्टीप्लिकेशन के बराबर है, और अगर इसके बीच की डिस्टेंस r है तो हम ये मान लें कि जो फोर्स है वो इसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये एक हमने एजम्पशन माना है, एक्चुअली इसे आप प्रूव नहीं कर सकते हैं, ये एक हाइपोथेसिस है, एक एजम्पशन है, एक एक्जियम है, और इसके आधार पे हमने बहुत सारे नियम बनाए कि अगर ये मान ले तो हम देखिए कितनी चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकते हैं। जो ग्रह हैं एक दूसरे के परितः चक्कर लगा रहे हैं, कोई ऑब्जेक्ट है वो नीचे गिर रहा है, जो दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे से दूरी पे उनके बीच जो गुरुत्वाकर्षण बल लगा है उसे हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो देखिए ये सारी घटनाएं जो नियम सिद्धांत बनाए गए इस हाइपोथेसिस के आधार पर बनाए गए कि अगर ये ऐसा हाइपोथेसिस है तो इस आधार पे हम ये सारे इक्वेशन डिराइव करके बहुत सारे फिजिकल नेचर के फेनोमेना को डिकोड कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं, और वहाँ पे हमने एक अपनी फिजिक्स बिल्ड कर ली है। ऐसा नहीं है आप कुछ और मान सकते थे, और लेकिन अगर आप ऐसा अब आप ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि ऑलरेडी हमने पूरी बिल्डिंग फिजिक्स की बना दी है इस सिद्धांतों को मानकर। लेकिन अगर दूसरा माना तो ऐसा नहीं है कि वो उससे आप नई थियरी नहीं बना पाते, आप बनाते, आप चीज़ों को दूसरे तरीके से एक्सप्लेन करते। बट उस समय जब इसके बारे में व्याख्या किया गया तो हमने ये हाइपोथेसिस कंसीडर किया कि अगर ऐसा है तो हमने उससे अपने बहुत सारे इक्वेशंस और फार्मूलेज और थियरीज बनाए, जो मॉडल्स बनाए, और उससे बहुत सारे फेनोमेना के एक्सप्लेन किया, और निश्चित रूप से बहुत सही रहे, और इस प्रकार से हमारी हाइपोथेसिस सही है। तो ये तो रही डिफरेंस। अगर हम डिफरेंस बात करें तो जैसा कि हमने कहा कि जो एक्जियम है और परिकल्पना हाइपोथेसिस है वो स्वयं सिद्ध है, मतलब ये स्वस्पष्ट सत्य है, जबकि मॉडल एक सिद्धांत होता है जिसे हम परिचित घटनाओं को समझने के लिए प्रस्तावित किया जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको एक क्लियर डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि हाइपोथेसिस क्या होता है। यह सेल्फ एविडेंट ट्रूथ है, एक स्वस्पष्ट सत्य है, और एक मॉडल जो है उसे हम घटनाओं को समझने के लिए प्रस्तावित करते हैं, और उससे ये हाइपोथेसिस का यूज करके, एजम्पशंस के यूज करके ये मॉडल्स बिल्ड किए जाते हैं, और उससे बहुत सारे नेचर के फिजिकल इक्वेशंस फेनोमेना एक्सप्लेन किए जाते हैं।
तो जैसा कि आपने देखा, हमने सबसे पहले देखा स्कोप की भौतिकी का जो रेंज है वो 10⁻14 मीटर और सूक्ष्मतम इलेक्ट्रॉन से छोटी आइटम से लगाए और बड़े से बड़े आइटम तक के रेंज में स्टडी करते हैं। हमने एक्साइटमेंट में देखा कि इसका प्रयोगिकी में बहुत ही विशेष रूप से है, जिससे बहुत सारे सिद्धांत प्रयोग हम सीखते हैं, करते हैं, देखते हैं, उससे लर्न करते हैं और उससे बहुत सारे अप्लाइड एरियाज जम लेते हैं। जैसे इंजन, स्टीम इंजन की बात करें, रॉकेट की बात करें, मोबाइल लैपटॉप आप देख रहे हैं उसकी बात करें, कंप्यूटर देख रहे हैं जहाँ पे वीडियो वॉच कर रहे हैं, तो ये सारे चीज़ें भौतिकी से लर्न किए हुए और अप्लाइड एरिया में अप्लाइड है, जिससे पूरे सोसाइटी के लिए, पूरे ह्यूमन बीइंग के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी का काम किया है। और हमने ये भी देखा कि कैसे मॉडल क्या होते हैं, एक्सियम्स क्या होते हैं और कैसे वो एक दूसरे से डिफरेंट और क्या उनका महत्व है। तो उम्मीद करता हूँ कि इसे आपको ब्रीफली ये सब टर्म्स कुछ समझ में आए होंगे और आप जब इनके बारे में आगे सुनेंगे तो आपको एटलीस्ट पता होगा कि हम क्या बात कर रहे हैं और क्यों इसे कैसे एक दूसरे से अलग हैं और क्या उनका महत्व है। तो इसके साथ ही हम ये चैप्टर, ये सेक्शन एंड करते हैं और आपको अगले सेक्शन में मिलेंगे जो है भौतिकी, प्रौद्योगिकी और समाज, और इसी के इंटरकनेक्शन के बारे में बात करेंगे। सो धन्यवाद।